अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा दोस्त मोहम्मद लैनवी 28 फरवरी 2026 किसी का नहीं था ईरान का फाइटिंग टू ईरान 28 फरवरी 2026 सुबह का वक्त तेहरान में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, चाय पी रहे थे, बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे थे और तभी 1700 से ज़्यादा मिसाइल्स और बॉम्ब एक साथ गिरते हैं। बस कुछ ही घंटों में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये आज की रियलिटी है। और इस रियलिटी का असर आपके पेट्रोल पंप तक, सब्जी मंडी तक और उन 90 लाख इंडियंस तक पहुंच रहा है जो अभी गल्फ कंट्रीज में है। तो आज बात करते हैं उस जंग की जो शुरू कैसे हुई, क्यों हुई और सबसे इम्पोर्टेंट इसका आपके लाइफ पर असर क्या पड़ेगा। पहले यहाँ एक बात समझ लो, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई कल की बात नहीं है। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आता है जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा दोस्त मोहम्मद रजा शाह पहलवी, वहाँ के जो किंग होते हैं, एक ही झटके में ख़त्म। एक नया ईरान आता है जो अमेरिका को ग्रेट शैतान कहता है, इजराइल को हमेशा के लिए मैप से मिटाना चाहता है। और उस दिन जो नफरत शुरू होती है वो कब ख़त्म होगी किसी को नहीं पता। सालों गुजर गए, ईरान ने अपना प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा किया। प्रॉक्सी नेटवर्क आप कुछ इस तरह समझ लो जैसे पावरफुल लोग डायरेक्टली अपने हाथ गंदे नहीं करते हैं लेकिन अपना वही काम किसी और से करवाते हैं। और ईरान का यही काम लेबनान में हिजबुल्लाह, यामीन में हौथीज़, इराक में मिल्तियाज और गाजा में हिमास करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क खड़े किए हैं। ईरान यहाँ डायरेक्टली लड़ नहीं रहा लेकिन अपने दुश्मनों को चारों तरफ से घेर के रखता है और इजराइल हर रात सोचता है कितना वक्त बचा है उसके पास। फिर आया 2025 का अंत, ईरान की इकोनॉमी डगमगाने लगी और इन सब की वजह कहीं ना कहीं अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर मल्टीपल सैंक्शंस लगाए, ऐसे प्रतिबंध लगाए जो ईरान की इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट करने लगे, जिसकी वजह से वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40% से ऊपर जा चुका था। लोग सड़क पर आने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। ईरानियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को जलने की कोशिश भी की और कई लोगों की जानें भी जाती हैं। और 2026 जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में होते हैं और लिखते हैं अ मैसिव आर्माडा इज हेडिंग टू ईरान। यूएसएस जनरल आर्टफोर्ड, अमेरिकन नेवी का एक शिप है, वो गल्फ की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी दुनिया को लग रहा था ये सिर्फ धमकी है। और फिर फरवरी आया, ओमान में यूएस और ईरान के बीच सीक्रेट न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी। ईरान ने सिग्नल दिया हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, इंस्पेक्शन अलाउ करेंगे। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा डील विद इन रीच। डील के सिर्फ 2 दिन बाद यानी कि 28 फरवरी 2026 अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन लॉन्च किया, जिसके बाद पहले ही 72 घंटों में 1700 से ज़्यादा स्ट्राइक किए गए अलग अलग टारगेट्स पे। मार्च 15 तक इजराइल ने 7600 से ज़्यादा स्ट्राइक ईरान में और 1100 से ज़्यादा लेबनान में किए। और पहले ही वेब में वहाँ के सुप्रीम लीडर अली खामेनी मार दिए गए जो 44 साल से वहाँ राज कर रहे थे। एक ही पल में सब खत्म। दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी स्ट्राइक होती है जिसमें 4 लोग इंजर्ड होते हैं। बुर्ज अल अरब के पास ड्रोन के टुकड़े से आग लग जाती है। दुबई ये सिर्फ टूरिज्म का शहर नहीं है, ये अमेरिकन मिलिट्री नेटवर्क का सेंट्रल हब है, इसलिए टारगेट बना। और तभी हिजबुल्लाह, इराकी मिल्तियाज और हौतीज़, ईरान के 40 साल पुराने नेटवर्क एक ही रात में जिंदा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों असली गेम तो अब शुरू होता है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसमें दुनिया का 20% ऑफ तेल गुजरता है। इराक का तेल, यूएई, सऊदी सब इसी रास्ते से। और 2 मार्च ईरान ने स्टेटमेंट दिया द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इज क्लोज। Iran announces closure of a key global oil route. एक लाइन और पूरी दुनिया की इकोनॉमी कांपने लगी। 27 फरवरी को ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस $72 प्रति बैरल से जम कर सीधा $103 प्रति बैरल तक पहुंच गया। और ये सिर्फ 3 हफ्तों में अप्रॉक्सीमेटली 43% का जंप। नेचुरल गैस LNG 60% तक महंगे हो गए। टैंकर ट्रैफिक 70% तक गिर गए। 150 से ज़्यादा शिप्स अभी भी फंसी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास। अब एक चीज़ जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ये वॉर सिर्फ आइडियोलॉजी की नहीं है, न्यूक्लियर बम की नहीं है। जब वॉर होता है तो अमेरिका के डिफेंस कंपनी के शेयर एकदम से बढ़ने लगते हैं। लॉकहीड मार्टिन RTX, जिसे रैथियन के नाम से भी जाना जाता था, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो मिसाइल्स और बॉम्ब बनाती है और वॉर इनका पीक सीजन होता है। और एक बात है, अमेरिका इस वॉर से रशिया का मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस भी कम कर रहा है।
तो सिंपल सी बात, ये पावर का खेल है जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब सीधा आपकी बात, एशिया का 80% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज रहा तो डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, दाल सब्जी सब कुछ महंगा हो जाएगा। और इंडिया के पास तो सिर्फ 2 महीने का ऑयल रिजर्व है। ये एक चेन है जो सीधा आपकी थाली तक पहुंचता है। एक और बात, इंडिया अपनी 40% फर्टिलाइज़र मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर फर्टिलाइज़र बंद हुआ तो खेत महंगे, फूड प्राइसेस और बढ़ेंगे। लेकिन उन 90 लाख इंडियंस का क्या होगा जो इस वक्त दुबई, कुवैत और कतर में हैं, जो हर साल $50 बिलियन से भी ज़्यादा इंडिया भेजते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ईरान का एक सुसाइड स्पीड बोट सीधा जाकर टैंकर सेफ शू विष्णु में भिड़ जाता है, जिसके बाद एक इंडियन क्रू मेंबर की मौत हो जाती है और 15 को इवैक्यूएट किया जाता है। लेकिन राहत की बात यह है, ईरान ने 2 इंडियन फ्लैग शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या इंडिया को हर शिप्स के लिए ऐसे ही नेगोशिएट करना पड़ेगा? और अब वो बात करते हैं जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। 28 फरवरी को ईरान के एक छोटे से शहर जहां दुनिया की कोई लड़ाई, कोई जंग नहीं पहुंची, एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में बॉम्ब गिरता है, जिसकी वजह से 100 से भी ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। और यहाँ कोई सोल्जर, कोई पॉलिटिशियन नहीं था। वॉर के लिए ये नंबर सिर्फ स्टैटिक है, लेकिन हर नंबर के पीछे एक घर होता है, एक माँ होती है और एक ऐसा सपना होता है जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तो क्या लगता है आपको, ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? ट्रंप कह रहे हैं वी रैप्ड अप सून, इजराइल कह रहा है थाउजेंड्स ऑफ टारगेट अभी बाकी हैं, और ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई वो सरेंडर नहीं करेंगे। रशिया और चाइना अभी भी चुप हैं। अगर ये वॉर 3 महीने और चला तो क्रूड ऑयल का प्राइस प्रति बैरल $150 से भी ऊपर चला जाएगा। ग्लोबल रिसेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगी और इस वॉर का नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखो, ये वॉर 3 देशों ने शुरू की, लेकिन इसका नतीजा दुबई का एक टैक्सी ड्राइवर, महाराष्ट्र का एक किसान, तेहरान में एक माँ, वो भुगत रहे हैं। जिन्होंने ये फैसला लिया उनका कुछ भी दाव पर नहीं है, और हम तो बस देखते रहेंगे। ये वॉर एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो 100 से भी ज़्यादा सपनों का क्या जो दफन हो गए, वो कोई भी डील वापस नहीं कर सकती। तो आप ही बताओ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।